टीवी 31 न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का इस्तकबाल है। 74वें यौम जमहूरिया का जश्न। हिंदुस्तान में आज 26 जनवरी 74वें यौम जमहूरिया मुख्तलिफ मुकामात पर ज़ोरों शोर से मनाया गया और देशभक्तों को याद करते हुए उन्हें खिराज अक़ीदत पेश की गई। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट एंड सोशल जस्टिस ऑर्गेनाइजेशन माइनॉरिटी प्रेसिडेंट तेलंगाना जनाब शकील दयानी साहब की जानिब से चंद्रायन गुट्टा बारकस प्ले ग्राउंड में रिपब्लिक डे बड़े ही जोर शोर से मनाया गया। सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट जनाब महमूद प्रचा साहब के हाथों फ्लैग होस्टिंग की गई। जनाब शकील दयानी साहब ने इस यौम जमहूरिया की तकारीब की तमाम तैयारियां की और लेडीज़ के लिए भी अलहदा इंतज़ाम रखा गया था। इस मौके पर शकील दयानी साहब ने देश के लिए कुर्बानी देने वाले सभी फ्रीडम फाइटर्स को याद किया। इस रिपब्लिक डे के मौके पर शकील दयानी साहब ने तमाम मेहमान खुसूसी जिनमें इमाम जामा मस्जिद बारकस जनाब हाफिज़ अली बसरवी साहब, चेयरमैन बकोबन हॉस्पिटल जनाब अब्दुल रहमान बकोबन साहब, LLB LLM PhD सीनियर एडवोकेट जनाब डॉक्टर सोहेल दयानी साहब, बहुजन क्रांति मोर्चा स्टेट कन्वीनर जनाब दास राम नायक साहब, प्रिंसिपल मदारसा आयशा खैर उनीसा जनाब इलियास बिन उस्मान नदवी साहब, सोशल एंड एनवायरनमेंट एक्टिविस्ट एंड कांग्रेस पार्टी मोहतरमा डॉक्टर लुबना सरवत साहिबा, जनाब डॉक्टर हाफिज़ अब्दुल लतीफ़ मदनी साहब, प्रिंसिपल टाइनी बर्ड्स स्कूल जनाब मोहम्मद अब्दुल कदीर साहब, प्रोपरेटर सिटीजन इलेक्ट्रिकल्स जनाब वसीम दयानी साहब, HOD मुस्लिम मटर्निटी एंड जनरल हॉस्पिटल जलपल्ली जनाब डॉक्टर मिसबाउद्दीन साहब, प्रेसिडेंट सलाला वेलफेयर सोसाइटी जनाब मबरूक सारी साहब, नेशनल जनरल सेक्रेटरी राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा न्यू दिल्ली जनाब मुफ्ती मोहम्मद फ़हीमुद्दीन साहब, सीनियर कांग्रेस लीडर जनाब मतीन शरीफ साहब, CEO सलाला वेलफेयर सोसाइटी जनाब उमरान बिन मुजैदी साहब ने शिरकत की और इनके अलावा अहलियाने बारकस चंद्रायन गुट्टा भी मौजूद थे। सभी ने शिरकत करते हुए यौम जमहूरिया की तकारीब को कामयाब किया। जनाब शकील दयानी साहब ने सभी आए हुए मेहमान खुसूसी का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। आइए देखते हैं इस खुसूस में इसके चंद झलकियां हमारी ये खास रिपोर्ट में। ऐसे ही अहम और ख़ास खबरों के लिए टीवी 31 न्यूज़ नेटवर्क को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर भी ज़रूर करें। 15 अगस्त के मौके पर और 26 जनवरी के मौके पर जो है ऐसे प्रोग्राम जो है मुनाकिद करते हैं। दरअसल ये प्रोग्राम मुनाकिद करने का हमारा मकसद क्या है? बहुत सारे लोग जो है, जैसे मेरे बड़े भाई ने अभी बताया कि उनके साथ भी 25 साल पहले वाकया गुजरा है, मेरे साथ भी हर रोज बार बार गुजरता है कि मुझे जो है ताने दिए जाते हैं, मुझे पूछा जाता है या मुझे फोन के जरिए जो है यह समझाने की कोशिश की जाती है कि शकील भाई ऐसे प्रोग्राम रख करके क्या फायदा है, आप लोग क्यों ऐसे पैसे बर्बाद करते हैं ऐसे प्रोग्राम रख करके। अजीज साथियों और दोस्तों, आज इस प्लेटफॉर्म के जरिए जो है मैं उन अहबाब को और मेरे भाई जो मुझे जो है वो सिखलाना चाहते हैं, बतलाना चाहते हैं, उन्हें पैगाम देना चाहता हूं। अजीज साथियों और दोस्तों, खेल तमाशा वक्त गुजारी या शादी खाने या होटलें तो बहुत आबाद है, लेकिन ऐसे प्रोग्राम्स में फिक्र करने के लिए जो खासकर जो है हमारी सोसाइटी के लिए होते हैं, हमारे शहर के लिए होते हैं, हमारी बस्ती के लिए होते हैं, ये प्रोग्राम में साथ देने के लिए सिर्फ मुट्ठी भर लोग होते हैं जो मेरे साथ यहाँ पर बैठे हैं आज स्टेज पर। और बहुत सारे लोग तो जो है ऐसे प्रोग्रामों को जो है बेकार या नाकारा समझते हैं। लेकिन अजीज साथियों और दोस्तों, ये काम वो काम है जो हमारी जो है नस्लों को सुधारने के लिए, हमारी नस्लों को रास्ता दिखाने के लिए, हमारी नस्लों को आगे बढ़ाने के लिए, बल्कि ऐसे प्रोग्राम्स करके हमारा मकसद ये है कि आए दिन हिंदुस्तान के अंदर जो हालात पैदा हो रहे हैं उसमें जो है हमारे नौजवान बच्चों को, खासकर यहाँ पे जो छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, हम चाहते हैं कि इनको तैयार किया जाए। आने वाले हालात कहीं ऐसा ना हो कि फलस्तीन के अंदर जो हालात पैदा हो गए हैं वही हालात हमारे मुल्क के अंदर भी हो रहे हैं। तो हमारा मकसद, इसके पीछे हम जो है मकसद के ऊपर काम कर रहे हैं, ना सिर्फ हम जो है वक्त गुजारी के लिए, ना सिर्फ जो है अपना पैसा बर्बाद करके, दिन रात हमारा सुकून खराब करके हमारे बीच ये कोशिश है। जिस तरीके से आज महमूद प्रचा साहब एक सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट है, जिस तरीके से मेरे भाई सुहेल दयानी एडवोकेट है, और जिस तरीके से हमारे बस्ती बारकस की एक शख्सियत अब्दुल रहमान बकोबन साहब है, मैं चाहता हूं कि ये इस तरह के बच्चे ना सिर्फ हमारे घर में हो
मैं चाहता हूं कि हर घर में एक वकील हो, हर घर में एक डॉक्टर हो, हर घर में एक इंजीनियर हो, हर घर में खातून से भी जो है डॉक्टर्स निकले, प्रोफेसर्स निकले, बेहतरीन टीचर्स निकले। अजीज साथियों और दोस्तों, बहुत सारे लोग हमारे इस इलाके में ये सोचते होंगे कि ये लोग की दुनिया एक अलग है। अजीज साथियों और दोस्तों, दुनिया अलग नहीं है। हम भी आप ही के बस्ती में रहते हैं, हम भी वही पहनते हैं, वही खाते हैं, वही सोचते हैं, लेकिन सिर्फ हमारी जो सोच है, हमारे बड़ों ने हमको जो बनवाया, हमारी जो सोच को बनवाया, हमको जो समझाया, हम ये चाहते हैं कि हमारी बस्ती, हमारा शहर तरक्की करे, हमारे शहर के बच्चे, हमारे बस्ती के बच्चे, नौजवान तरक्की करे, हर मैदान में आए, हर तरक्की मैदान में जो है आगे बढ़कर के जो है वो हमारी बस्ती का नाम रोशन करे। न सिर्फ तालीमी मैदान में, खेल कूद में और दीगर मैदान में भी जो है हमारी बस्ती के बच्चे जो है आगे बढ़े, शहर के बच्चे आगे बढ़े और जो है हमारे शहर का, हमारे मुल्क का नाम रोशन करें। अजीज साथियों और दोस्तों, मैं अपनी बात को यहीं खत्म करते हुए मैं उन तमाम के तमाम अहबाब का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने इस प्रोग्राम को मुनाकिद करने में हर तरीके से हमारा ताउन किए हैं, और उन अहबाब का भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने अपना कीमती वक्त दिए। और खासकर जो है मैं जो अवाम हमारे सामने यहाँ पर बैठे हैं उन तमाम के तमाम लोगों का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि मैं देखता हूं, मुझे अभी मेरा तारुफ कराते हुए बोला था देश की सबसे बड़ी अदालत में मैं से आता हूं या वहां प्रैक्टिस करता हूं। ये बिल्कुल सरासर गलत और झूठ बात। देश की सबसे बड़ी अदालत आवाम की अदालत है, सुप्रीम कोर्ट नंबर 2 की अदालत। ये सच्चाई है। इसको सुनकर आप लोगों ने तालियां बजाई, पहली बार बजाई, मुझे हैरानी है कि मतलब ये तो नॉर्मल बात है ना, यही सिखाने की कोशिश मैं कर रहा हूं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आपके नौकर हैं, प्रधानमंत्री आपके नौकर हैं, वो कोई दे नहीं रहा। यहां अच्छे अच्छे कलर के कुर्ते पहन के जो नेता लगने लगते हैं ना और बताने लगते हैं कि मैं आपको ये दूंगा, मैं आपको वो दूंगा, ये सब मक्कारी झूठ है। कोई कुछ नहीं दे रहा, ये सिर्फ वो है नौकर, क्लर्क, मुंशी, पैसा ठीक से खर्च करने वाले। तो एक तो जो हम देख के ऐसे 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 करने लगते हैं ना, अच्छा ये आ गए वो एमएलए, ये जब तक हम बदलेंगे नहीं, ये उसको लगना चाहिए, एमएलए एमपी को लगना चाहिए, क्योंकि वो सबसे महत्वपूर्ण नौकर हैं हमारे। आपको देख के ऐसे लगना चाहिए मेरे मालिक आ गए। लगता है आपने देखा है अपने इलाके के एमएलए को ऐसे बिहेव करते हुए? नहीं देखा ना, उल्टा है ना। तो यह है संविधान के साथ सबसे बड़ा धोखा। ये जो अच्छे अच्छे कपड़े पहन के बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं सारे एमपी एमएलए, ये सब, ये आपको बताते हैं मेरे पास कहां से आई ये गाड़ी? पहले तो नहीं थी, नहीं बताते ना। आप पूछ पाते हो क्या इनसे कि ये कोट कहां से आया? मुझसे पूछेंगे आप, मैं बता दूंगा कि ये मेरे क्लाइंट्स हैं, उन्होंने मुझे इतनी फीस दी थी, उसकी वजह से मैंने कोट और टाई खरीदी। ये आपका हक है, क्योंकि मैं भी संविधान के जरिए ताकत हासिल करता हूं, ऑफिसर ऑफ द कोर्ट हूं। मैं तो ये अपनी बात कर रहा हूं, एमपी एमएलए तो बिल्कुल एकदम डायरेक्ट नौकर हैं आपके। रोज बताना पड़ेगा कि आज उन्होंने इतना जो खाना खाया बहुत सारा, वो आया कहां से, पैसे कहां से आए। ये मेंटालिटी बनाना संविधान बचाने का काम है, इससे बड़ा कुछ काम नहीं है। तो क्या आप लोग आज वादा मुझसे करते हो कि यहां से शुरुआत करोगे आप? आवाज दो भाई यही मैं कह रहा हूं, क्या अपने एमएलए से पूछोगे ये कपड़े कहां से आए, ये चश्मा कहां से आया, ये जूते कहां से आए, कितने के आए, कहां से लिए, पैसे कहां से आए? और वो हाथ जोड़ के बताएंगे तब तो वो ईमानदार है, अगर नहीं बताएंगे तो बेईमान है। मैं यहां से डिक्लेयर कर रहा हूं। क्या आप लोग इसमें मेरा साथ दोगे? और मना करे ना कोई,
मेरे सामने आके मना करे मैं हिसाब नहीं दूंगा। जो नहीं देगा वो बेईमान है, चोर है। मैं यहां से क्लियर करके जा रहा हूं और यही सभी समस्याओं का समाधान है। प्रधानमंत्री जी आपके हाथ लग जाएं, कभी यहां आ जाएं भाषण देने, तो खड़े होकर पूछना है आपने उनसे। ये कोई यहाँ के एमएलए नहीं, क्योंकि यहाँ तो आपके मेरे ख्याल से हाथ में आने चाहिए यहाँ के नौकर आपके, इसलिए मैं यहाँ की बात कर रहा हूं। प्रधानमंत्री जी भी आए थे, पूछे उनसे खड़े होके, ये चश्मा कहां से आया, कहां से आया, ये 16,000 करोड़ का जहाज में उड़ रहा है, इसकी क्या जरूरत थी। जैसे ये कार्रवाई शुरू हो गई ना, और ये काम जो सबसे बड़े नौकरों की वजह के ऊपर होगा, तो ये जो पुलिस के अधिकारी, ये जो आपके सरकारी अधिकारी हैं, उनसे भी पूछे आप कि सुबह 10 बजे क्यों नहीं आए ऑफिस में, 9 साढ़े 9 आते हैं, क्यों नहीं आए, कहां थे, ऐसा पूछ सकते हो आप। जब तक आप ये पूछना नहीं सीखोगे, संविधान की रक्षा नहीं हो रही। और ये सारे नेता से भी कहो, ये किताब से रक्षा नहीं होगी दिखाने से। ये ताकत दो हमें, और ये ताकत देगा नहीं कोई भी आपको। ये मालिकों को ताकत अपने आप लेनी पड़ेगी, सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। अब कंपैरेटिव दुनिया है आजकल, तो एकदम फरिश्ते तो मिलने वाले नहीं। अब तो जो है उन्हीं से काम चलाना है, जब तक कि हम बेहतरी ना करें, अच्छे नौकर ना लाएं। कोई भी किसी भी फील्ड में ट्रांसपेरेंसी नहीं रखता, वो बेईमान है, चोर है। इसीलिए मैं 2 सख्त लफ्जों का इस्तेमाल कर रहा हूं। कुछ चीजों को छोड़ के, वो नेशनल इंटरेस्ट की बातें हैं, वो कुछ चीजें छुपाई जा सकती हैं बस वो, लेकिन आपके एमएलए एमपी की जरूरत नहीं है उन चीजों को छुपाने की। आपके जो मजहबी रहनुमा है उनको छुपाने की जरूरत नहीं है। तो मैं टेस्ट दे रहा हूं आपको, कौन संविधान का दुश्मन है, कौन इस देश की संविधान को खत्म करना चाहता है, कौन देशद्रोही है। जो संविधान को ना माने, वो लेवल अलग अलग हो सकता है, लेकिन वो देशद्रोही है। जो जितना ताकत से, जितना ईमानदारी से, जितनी पुख्तगी से और जितना ज्यादा संविधान को मानेगा, संविधान को मानने का मतलब किताब उठा के सर पे लगाना नहीं है, उस पर अमल करेगा, वो ही उतना ज्यादा देशभक्त है, उतना ज्यादा ईमानदार है। पहली चीज, आज जो माहौल बन गया है ना, ये सारा हमारा जो मेन स्ट्रीम मीडिया जिसे कहते हैं, वो सब क्रिमिनल्स हो गए, ऑलमोस्ट एवरीवन। तो जो इंसान, चाहे वो बोल कुछ भी रहा हो, अगर ये टेलीविजन चैनल्स पे नजर आते हैं ना आपको बहुत ज्यादा, वो बेईमान है, चोर है, आरएसएस का एजेंट। और आरएसएस के बारे में मैं क्यों बोलता हूं इतना ज्यादा, कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने आरएसएस और जनसंघ के बारे में बोला था कि इन दोनों जगहों पे नहीं जाना, इन दोनों जगहों से ताल्लुक नहीं रखना, बाकी कहीं भी जा सकते हैं। तो जिसका भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो एजेंट्स हैं आरएसएस के, वो भी उतने ही खतरनाक है जो डायरेक्ट आरएसएस वाले। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली टेलीविजन पहला क्या है, क्योंकि आम आदमी को, खासतौर पे हमारी ख्वातीन को समझने के लिए बहुत जरूरी है, जो टेलीविजन पे नजर आता है, मैं ईमानदार आदमी, मैं वफादार हूं, ये क्या, ये है नैरेटिव सेट किया इन्हीं मनुवादी मानसिकता के लोगों ने, आरएसएस के लोगों ने। इस नैरेटिव में फंसना नहीं है, पहली चीज। तो अब यह निजाम आगे कैसे बढ़ता है, उसमें मैंने बार बार यह बताया है कि 4 तरह के नौकर हैं। मालिक जब तक नौकरों की जगह रखना नहीं सीख लेगा, यह सब कुछ इसी तरह चलता रहेगा। बुनियादी बात यह है, आप लोग मालिक हो, देश की जनता मालिक है, एमपी, एमएलए, चीफ मिनिस्टर, चीफ सेक्रेटरी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, वकील जब वो बैंड पहन के कोर्ट में जाते हैं, जजेस, ये सब आपके नौकर हैं। जब तक ये बात ठीक से नहीं होगी, यही भारत का संविधान बताता है। इसीलिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को हम सलाम करते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा होने नहीं जा रहा था, यह संविधान ऐसे बनने नहीं जा रहा था।
आप लोगों को सबको बराबर का वोट का अधिकार मिलने नहीं जा रहा था, मिलने नहीं, ये फैसला आपको नहीं करने दिया जाता। अब जहन में देखिए, मेरे से भी मिल नहीं निकलता। यह है सबसे बड़ी बुराई, जो मैं इस बारे में सबसे ज्यादा होशियार रहने की कोशिश करता हूं। यह है एटमॉस्फेयर की खराबी। ये जो आवाम लेना चाहती थी, ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अगर नहीं होते तो आवाम ये ले नहीं पाती, ये सब तरीके। ये नौकरों को, और सबसे अहम नौकर कौन है? जो आपसे आते हैं और कहते हैं कि मुझे नौकरी दे दो, हाथ जोड़ के मैनिफेस्टो लाते हैं ना सब, यहां के एमएलए भी आते हैं। तो मैं आज कुछ, क्योंकि आज यौम जमहूरिया और मैं अंबेडकरवादी हूं, यानी कि संविधानवादी हूं, तो मैं कुछ फॉर्मूले भी देके जाना चाहता हूं। और हैदराबाद की आवाम को बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि भारत का संविधान खत्म करने के लिए ये जो जगह है, उसको एक आरएसएस और बीजेपी हैदराबाद जगह को यहां के कुछ बेईमान नौकरों की वजह से बहुत बड़े तरीके से इस्तेमाल कर रही है, संविधान को कमजोर करके मनुस्मृति लागू कर। तो इसीलिए मैं बार बार हैदराबाद के लोगों से, तेलंगाना के लोगों से मेरी उम्मीद और तवक्को ज्यादा है। इसीलिए मुझे नाराजगी भी हुई कि मुझे यहां 1.5 साल 2 साल पहले वक्फ के तहफ्फुज के लिए बुलाया गया और उसके बाद फॉलोअप नहीं किया गया। तो आज उसका अंजाम देख लीजिए आप। आज वक्फ बिल आ रहा है ना, अगर हैदराबाद के लोग उस वक्त अपनी जिम्मेदारी समझ लेते और लोगों ने समझी, लेकिन जो लोग मेरे साथ आए थे शायद उन्होंने नहीं समझी। तो आवाम की जिम्मेदारी यह है, सोशल वर्कर जो है ना, जो किसी भी फील्ड में अपने आप को नेता बोलने लगते हैं, वो भी आपके नौकर है। आप इस बात को समझिए, जो हमारे आलिम हैं, उलमा हैं, वो उनकी ताकत कहां से आती है? समझिए इस बात को। उनकी ताकत इस बात से आती है कि उनके पीछे इतनी आवाम है, फॉलोइंग है, वरना उनकी कोई हैसियत और औकात जमहूरी निजाम में नहीं है। ये बात आप समझते हैं? एमएलए एमपीज की बात नहीं कर रहा मैं, जो आपके सोशल लीडर है, पॉलिटिकल लीडर्स, उनको गद्दारी करने का अधिकार आपके साथ नहीं है, और यह अधिकार आपको नहीं देना है। इसके लिए जागरूक रहना है, यही सबसे बड़ी बात है। आज से 8 साल पहले हमने मिशन से कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। अब आज, और मुझे इस बात की बहुत खुशी है, सभी बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी के लोग सब संविधान बचाने की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी किताब दिखा रहे हैं सिर्फ। संविधान किताब बचाने से नहीं बचेगा। जैसे ईमान जो है ना, कुरान किताब बचाने से नहीं बचेगा, हिफ्ज करने से नहीं बचेगा। कुरान की जो डायरेक्शंस है उस पर अमल करने से ईमान बचेगा। किताब रख लें, बहुत सिक्योर रख लें उसको, एटॉमिक बॉम्ब प्रूफ सेफ में रख लें, ईमान नहीं बचेगा। कुरान की किताब बच सकती है। उसी तरीके से संविधान बचेगा, तो जब बचेगा जब घर घर संविधान पढ़ा जाए, समझा जाए, और लोगों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में संविधान का इस्तेमाल करना है, फिर अपने आप संविधान बच जाएगा। किताब को हाथ में लेके दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। संविधान जब बचेगा जब ये सवालात एक आम नागरिक से पूछने बंद हो जाए, मां सिवाय उन लोगों के जो संविधान खत्म करने की बात करते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, क्योंकि बहुत सारे लोग इनडायरेक्टली भी कहते हैं। वो भी नहीं, और जब डायरेक्टली बोलते हैं हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, वो भी नहीं। उनसे सवालात करने चाहिए, वो गद्दार हो सकते हैं, बाकी कोई गद्दार है ही नहीं। तो पहली चीज क्या है, आप लोग इस संविधान को अच्छे से पढ़ो। ये बच्चों को सबसे पहले पढ़ाना, और ये ख्वातीन को सबसे पहले पढ़ना चाहिए संविधान, ताकि सिस्टम को पता लगे
डॉक्टर बन के किसी बड़े हॉस्पिटल में आप सबसे काबिल डॉक्टर बने और आपको किसी बड़ी सरकारी इदारे में या किसी बड़े इदारे में जॉब ही नहीं मिले तो डॉक्टर बन के क्या करोगे आप? रिक्शा चलाओगे? मैं नहीं मानता कोई रिक्शा चलाना है, थ्री व्हीलर चलाना कोई बुरी बात है, लेकिन आपने ट्रेनिंग उस काम के लिए नहीं ली ना, आपने मेहनत किसी और काम के लिए ली, डॉक्टर बनने के लिए ली। तो क्या फायदा हुआ डॉक्टर बनने का, क्या फायदा हुआ वकील बनने का? आज जो संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, आप लोग देख रहे हो ना, जो भी वीकर सेक्शन हैं उसके जजेस बन रहे हैं क्या? ये तो 4 सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जजेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला कि हमारे ऊपर दबाव, और मुझे अभी मेरा तारुफ कराते हुए बोला था देश की सबसे बड़ी अदालत में मैं से आता हूं या वहां प्रैक्टिस करता हूं। ये बिल्कुल